उसमें हमने ऑब्जेक्ट्स की मेथड्स जो पढ़ी थी, है ना, उसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स पढ़ चुके थे। अच्छा, स्टार्टिंग से टॉपिक्स आज ना कोई रिवाइज नहीं करेगा, आज करेंगे गीतिका स्टार्टिंग से। जैसे कि हर क्लास का मेरा एक रूटीन रहा है कि मैं स्टार्टिंग से जावास्क्रिप्ट के टॉपिक्स को रिवाइज करती आई हूँ। सो आप बताओ गीतिका, 1 बाय 1 फास्टली। मैम वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर, एरेज और उसके बाद फंक्शंस हमने चालू। बहुत शॉर्टकट नहीं हो गया? आपको लगा हुआ है तो खत्म हो गया? हाँ मैम, मेरे को भी यही खत्म हो गया। हाँ, जिस तरीके से आपने बताया उस तरीके से तो इतना शॉर्टकट निकल लिया, आप बस एक एक वर्ड को छू के निकल गए। ओके, चलो मैं ये एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले हमने वेरिएबल्स पढ़े थे। वेरिएबल्स को बनाने के लिए हमने कीवर्ड्स पढ़े थे, जैसे कि लेट, वर्क, कॉन्स्ट। उसके बाद हमने पढ़े थे डेटा टाइप्स, जो कि 2 टाइप्स के होते हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव, है ना। प्रिमिटिव में भी हमने स्ट्रिंग, बुलियन, नंबर, बिग इंट, इस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ देखे थे। उसके बाद अगर हम नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की बात करें, उसमें होता है फंक्शंस, अरे और ऑब्जेक्ट। ओके, उसके बाद फिर हमने अरे की मेथड्स पढ़ी, ऑब्जेक्ट्स की मेथड्स अभी पढ़ रहे हैं हम। उसके बाद फिर हमने स्ट्रिंग की मेथड्स भी पढ़ी है। फिर अगर हम आगे चलते हैं तो वहाँ पर इफ़ एल्स मेथड्स, इफ़ एल्स पढ़ा है, जो कि कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर आते हैं। इनको हम कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं। इफ़ एल्स इफ, स्विच। उसके बाद फिर लूप्स पढ़े, जिसके अंदर हमने पढ़ा फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल एंड फोर इन एंड फोर ऑफ। ठीक है। फिर हमने पढ़े फंक्शंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़े, जिसमें हमने फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन एक्सप्रेशन, एरो फंक्शन, हायर ऑर्डर फंक्शन, IIFE दैट मीन्स इमीडिएट इन्वॉक्ड फंक्शन, और अनोनिमस फंक्शन। ठीक है। इस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़े। उसके बाद अब हम क्या पढ़ रहे हैं? ऑब्जेक्ट्स के मेथड्स। ऑब्जेक्ट्स के मेथड्स में ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने के 3 तरीके बताए मैंने। ऑब्जेक्ट लिटरल, ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर, और एक होता है ऑब्जेक्ट का फंक्शन कंस्ट्रक्टर। फंक्शन कंस्ट्रक्टर भी कल पढ़ा चुकी हूँ मैं। जो 2 है स्टार्टिंग के, एक ऑब्जेक्ट लिटरल और एक ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर। ये जो कंस्ट्रक्टर के थ्रू और लिटरल के थ्रू क्रिएट करना, ये दोनों कंपल्सरी है कि सीख ही लेना सब। थर्ड वाला जो है वो मैंने एक एड ऑन बताया था, मतलब वो ना ही सिलेबस के पार्ट्स में आता है और ना ही बिगनर्स को पढ़ाया जाता है। वो थोड़ा क्या है कि किसी को याद रहता है, किसी को नहीं रहता है, समझ में आना टफ है, इसलिए वो कहीं भी नहीं पढ़ाया जाएगा आपको। बट अगर आपको समझ में आ जाती है तो आपके लिए एड ऑन रहेगी कि आप मतलब आपको दूसरे बच्चों से कुछ और भी चीज़ें ऐसी पता है जो कि आपको एडवांस लेवल पे ले जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो अभी काम नहीं आएगी चीज़ें, वो कब काम आएगी जब आप थोड़ा और ज़्यादा डीप में इस प्रोग्रामिंग लेवल में घुस जाओगे, तब आगे जाकर काम आएगी। इन जनरल पर्पस में आप नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जेक्ट लिटरल के थ्रू भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करके काम चला सकते हो। उसके बाद हमने बाद में पढ़े थे, इसीलिए मैंने 2 पार्ट्स में वीडियो को डिवाइड कर दिया था। जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो था उसमें यही बताया गया था। मैंने 3 मेथड्स जो थी, जो कि 2 मेथड्स में बहुत पहले पढ़ा चुकी थी, फिर से पढ़ाई थी कल मैंने। तो उन 3 मेथड्स की एक वीडियो है, और सेकेंड वीडियो में जो है उसमें आपको ऑब्जेक्ट्स की मेथड्स है, जो कि कल मैंने पढ़ाई थी, जिसमें हमने अपडेट, डिलीट और इनकी मेथड्स पढ़ी थी। आज हम आगे का पढ़ने वाले हैं। जिसने नहीं देखा है, अगर वो भी अगर आज ये लेक्चर देख रहा है तो भी उसको कोई इश्यू नहीं होगा। ये सोच के मत चलना कि हमने तो कल का लेक्चर नहीं देखा तो आज का भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आज के मेथड्स डिफरेंट है, तो काम चल जाएगा। आपको ऑब्जेक्ट्स पता है क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करना पहले पढ़ाया था बहुत पहले, तो वो भी आपको पता है। अब उनके ऊपर मेथड्स पढ़ रहे हैं। जिस तरह से हमने स्ट्रिंग की 20 मेथड्स देखी, अरे की मेथड्स देखी, उसी तरह से ऑब्जेक्ट्स की मेथड्स है। बट अभी आप जो पढ़ रहे हो वो ठीक है, लेकिन कल का छुटा हुआ छोड़ना नहीं है। ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं इसमें अरे की ऑब्जेक्ट्स की डिफरेंट मेथड्स जो हम पढ़ रहे थे उसके बारे में। अरे बातों बातों में अंदर आ गई। और एक और बात, अगर जिसको नेटवर्क इशू हो, जिसको जहाँ नहीं समझ में आई या कुछ भी हो ना, तो उसी टाइम आप मुझे बोल देना। ओके, जैसे कल ऐसा हुआ था कि पता ही नहीं चला और नेटवर्क कट गया था और मैं मीटिंग से बाहर हो गई थी, और मैं इधर बोल रही थी, काम चल रहा था मेरा इधर। ओके, सो ये कल ही फाइल क्रिएट कर दी थी मैंने, ऑब्जेक्ट्स मेथड डॉट जेएस। इसके अंदर आज हम ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं। वन मोर थिंग, मैं ना अभी जो नोट्स दिखाने वाली हूँ आपको, ये एक सिंपल से, जैसे कि कल हमने ये वाली मेथड्स पढ़ चुके थे, जिसमें हमने ये सारी मेथड्स पढ़ ली थी। अब आज हम पढ़ेंगे रिट्राइविंग ऑब्जेक्ट्स प्रॉपर्टीज एंड कीज। अब ये क्या होता है मैं नीचे बताती हूँ।
एक और चीज़ है, ये जो नोट्स है आपके बहुत ज़्यादा इजी बनाए हैं। कल मुझे फील हुआ कि इसमें मुझे और एग्जांपल्स डालना चाहिए, तो मैं इसमें और एग्जांपल्स भी ऐड कर दूँगी। इसमें एक एक एग्जांपल ही दे रखे मैंने हर एक मेथड के। सो डोंट वरी, इसको मैं डीप में और एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊँगी, जिससे आप अगर 2-3 महीने बाद भी इसको उठा के देखोगे तो आपको देखते ही याद आ जाएगी चीज़ें। ओके, नेक्स्ट है, हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट को रिट्राइव करना मतलब क्या होता है। रिट्राइव करना मतलब ये होता है कि उसके ऑब्जेक्ट के अंदर के जो आइटम्स है उनको एक्सेस करना। एक्सेस करना मतलब पहले भी हमने किया है, अरे के आइटम्स को एक्सेस किया है उनकी इंडेक्सिंग के थ्रू, है ना। इस तरह से हम ऑब्जेक्ट्स के आइटम को उनकी कीज़ के थ्रू एक्सेस करते हैं। मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है, की और वैल्यू के पेयर में होता है, इसलिए हम ऑब्जेक्ट्स के आइटम्स को जो एक्सेस करते हैं वो की हेल्प से करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 3 मेथड्स पढ़ने वाले हैं रिट्राइविंग के लिए। रिट्राइविंग के मतलब ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस करें, ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ को, कीज़ को एक्सेस करने के लिए। ऑब्जेक्ट कीज़, ऑब्जेक्ट वैल्यूज़ और एक होगा ऑब्जेक्ट एंट्रीज। ओके, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये वाली पढ़ते हैं। इसके लिए ना एक इसमें लाइन ऐड कर देते हैं ताकि आपको इजी रहे, उसी में से डाल देते हैं ये वाली। मेथड्स के एग्जांपल्स कंफ्यूज ना करें आपको। ओके, सो फर्स्ट मेथड है हमारी ऑब्जेक्ट कीज। इसमें हम क्या करने वाले हैं, अभी के लिए इस मेथड इसको कमेंट करते हैं, इसको हम आगे यूज़ करेंगे एग्जांपल को। ओके, सो फर्स्ट एग्जांपल है हमारा पर्सन वाला। पर्सन नाम का हमने पहले भी बना लिया है वेरिएबल, इसको हम चेंज करते हैं R से। ओके, डन। देखो, सबसे पहले हमने क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट बनाया है जिसमें हमने 2 आइटम्स को स्टोर किया हुआ है की और वैल्यू के पेयर्स में। अब हमने क्या, ऑब्जेक्ट डॉट कीज और फिर लिखा है बीच में पर्सन। ये तो ऑब्जेक्ट का नाम है, आपको सभी को दिख रहा है। और इसकी हेल्प से हम क्या कर पा रहे हैं, इसकी कीज़ की एक नई अरे क्रिएट कर पा रहे हैं। जब भी हमें ऑब्जेक्ट जो की और वैल्यू के पेयर्स में डाटा को स्टोर करता है, उसमें जितनी भी की है, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की जितनी भी की है, उसको हमें एक साथ एक अरे में अगर एक्सेस करवाना हो तो हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट कीज मेथड का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम देखेंगे, फाइल का नाम लिखेंगे नोड ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसमें हम आउटपुट देखते हैं कि क्या है हमारा, ये रहा नेम और एज। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक अरे दिख रही है जिसमें नेम और एज स्टोर है, दिख रहा है स्ट्रिंग मेथड्स में। और अब ये नेम और एज है क्या, हमारे ऑब्जेक्ट्स की कीज़ है। ये रही नेम, ये रहा नेम और ये रही एज, ठीक है। ये दोनों की क्या हो गई, एक सेपरेट अरे क्रिएट हो गई है। तो समझ में आया कि इसकी हेल्प से हम क्या कर पा रहे हैं। सपोज ये जो ये एग्जाम्पल है, इसको मैं अनकमेंट, ओह सॉरी क्या हुआ, कंट्रोल Z हो गया, कंट्रोल Y सेव। ओके, हम इसको यहाँ से उठा के नीचे एक और इस एग्जाम्पल को भी एक्सेस करते हैं। ओके, डन। देखो, अभी इस केस में क्या होगा, हमारी ऑब्जेक्ट में कितनी कीज़ है, नेम, एज और मेजर, तीनों कीज़ है। हमने सिर्फ सिंपल सा लिखा ऑब्जेक्ट डॉट कीज़, तो ये मेथड कॉल होगी ऑटोमेटिकली। और कौन से वाले ऑब्जेक्ट की कीज़ चाहिए, तो स्टूडेंट नाम के ऑब्जेक्ट की की चाहिए, तो इसकी कीज़ मिल जाएगी। सपोज यहाँ पर हमने जैसे ही रन किया, ये देखो नेम, एज और मेजर, तीनों की कीज़ आ गई। आया समझ में। और एग्जाम्पल्स देखते हैं, अगर आपको लगे कि कभी थोड़ा सा टफ पड़ रहा है तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो, अब यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट में 2 कीज़ है, कार नाम के ऑब्जेक्ट में ब्रांड और ईयर। मैं चाहती हूँ कि मुझे ये कीज़ जो है चाहिए, तो मैंने सिर्फ लिखा ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ और पैरामीटर में क्या पास कर दिया, कार पास कर दिया, जिसके अंदर क्या हो गया, जितनी भी कीज़ थी वो एक्सेस होके एक अरे में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए आउटपुट देखते हैं। कुछ गड़बड़ है, अब वो क्या है वो देखते हैं। हाँ, कार में बता रहा है क्या दिक्कत है, कार हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। देखो, एरर भी पढ़ना सीखना चाहिए, क्योंकि सिर्फ प्रोग्राम करना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, हमको एरर पढ़ के उसको डिटेक्ट करके और उसको सॉल्व करना भी आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर बोला सिंटैक्स एरर आइडेंटिफायर कार हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड,
इसका मतलब क्या है कि कार पहले ही डिक्लेयर हो चुकी है। अब अगर आप चाहो कि कार कहाँ कहाँ डिक्लेयर, तो मैं बहुत आलसी इंसान हूँ, सोच लो कि मैं 1009 के कोड पर हूँ और मैं नहीं चाहती कि पूरा स्क्रॉल करके देखूँ कि कार कहाँ डिफाइंड है। तो मैं क्या करूँगी, इसको Ctrl+C करूँगी, ठीक है, कार को सिलेक्ट कर लिया, Ctrl+C से कॉपी हो गया, और उसी टाइम पर Ctrl+F कर दूँगी। दिख रहा है, F से होता है सर्च हो जाता है, ठीक है, इस फाइल के अंदर फाइल सर्च हो रहा है। अब कार जितनी बार भी इस फाइल में प्रेजेंट है ना, उसकी काउंटिंग यहाँ दिख रही है। अभी हमने 7th नंबर वाले कार को सिलेक्ट कर रखा है, इसलिए यहाँ पर 7th बता रखा है। बाकी नंबर ऑफ कार इसमें कितनी 8 प्रेजेंट है, तो हम ऐसे ऊपर नीचे से देख सकते हैं। देखो यहाँ पर कार ऑब्जेक्ट बना हुआ है ऑलरेडी, इसलिए उसने बताया कार हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। ओके, तो हम नीचे चलते हैं। देखो ये जितनी बार भी कार यूज़ हुआ है सब देख पा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप भी देख सकते हो। Ctrl+F से ये की याद रख सकते हो आप। Ctrl+F से क्या होता है, फाइल में सर्च होता है, और Ctrl+Shift+F से क्या होता है, फोल्डर में सर्च होता है। इस फोल्डर में अगर कहीं पर भी कोई मेंशन होगा ना, तो Ctrl+Shift+F प्रेस किया, यहाँ मैंने कार सर्च किया, तो वो कार बता देगा कि इतनी इतनी फाइल्स में यहाँ यहाँ कार मेंशन है। ओके, सो वापस से हम पॉइंट पर आते हैं। ये तो एक एड ऑन इन्फॉर्मेशन थी जो कि आपको पता होनी चाहिए। अब कार की जगह हम कार को डबल R कर देते हैं। डन, एरर नहीं आएगी अब। डन, ठीक है। ब्रांड और ईयर, इसकी क्या हो गई, एक नई अरे क्रिएट हो गई। इज दैट क्लियर? आई थिंक ये मेथड आपको सभी को समझ में आ गई होगी कि ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ का हम तब यूज़ करते हैं जब हमें क्या हो, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की ओनली कीज़ को एक्सेस करके एक अरे क्रिएट करना हो। ठीक है, सभी को समझ में आया? अगर आया हो तो कुछ रिस्पॉन्स दो, हाँ। मुझे पता चले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मेथड देखते हैं हम। ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज़, ठीक है। ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज़ मतलब ये कि जिस तरह से हम जिस तरह से हमें एक अरे मिल रही थी किसकी, कीज़ की, उसी तरह से ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ वैल्यूज़ मेथड से क्या होगी, एक अरे मिलेगी नई, सिर्फ वैल्यूज़ की। ठीक है, जस्ट लाइक दिस। यहाँ पर नेम और एज की है और इनकी वैल्यू क्या है, बॉब और 30। तो हमें एक नई अरे किसकी मिलेगी, बॉब और 30 की। अरे व्हाट इज दिस, फिर से वही दिक्कत है, पर्सन डिक्लेयर हो चुका है। ओके डन, अब नहीं आएगी एरर। बॉब और 30, ठीक है, ये एक्सेस हो गए। और एग्जांपल्स चाहिए तो और देख लेते हैं। सिंपल सा नाम से ही समझ में आ रहा है कि ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ मतलब कीज़ की अरे क्रिएट हो जाएगी, और ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज़ मतलब कि उसकी वैल्यूज़ की अरे क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं डाल देती हूँ उसमें, और इन डेप्थ नोट्स भी इसके मिल जाएंगे, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी आगे जाके। ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज़, ओके डन। एक सेकेंड, कॉपी नहीं हुआ क्या? ओके डन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम यहाँ वाले पे थे। अब इसमें कितनी वैल्यूज है, 90 और 85। इसकी एक नई अरे मिल जाएगी हमको, 90 और 85 ये मिल गई। ठीक है, पहले वाले की ये अरे हो गई वैल्यू की, दूसरी अरे की ये वैल्यू हो गई, तीसरी वैल्यू की ये अरे हो गई इसकी। आई थिंक ये भी समझ में आ गई होगी। अब एक और मेथड है ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज की। ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज में ये ना, अब ये जो पर्सन एक्सेस हो रहा है इसको एक्सेस कर रहे हैं, इसको हम एक काम करते हैं, डबल ओ भी लगा देते हैं, हो सकता है आगे हमने ऊपर यूज़ कर लिया हो।
पी। ओके डन। तो दो बार सेम का हो गया ना, इसको हटाते, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, और ये वाला एग्जांपल हम ले ही चुके हैं। ये एक एग्जांपल लेते हैं, कंसोल वाली लाइन। ओके डन। ये क्यों नहीं रहा है? अच्छा आ गया। ओके डन। अब हमने ऑब्जेक्ट कीज पढ़ ली, वैल्यूज़ पढ़ ली, और एंट्रीज। एंट्रीज में क्या है, ऑब्जेक्ट में कितनी एंट्रीज है। ये वाली एंट्री है, ये भी एक एंट्री है, और भी अगर हम यहाँ पे डालते हैं सिटी, सपोज यहाँ डाला हमने सिटी, ठीक है, सिटी अगर डाला तो ये भी एक एंट्री हो गई। ओके डन। अब यहाँ पर एंट्रीज मतलब कि एक एंट्री ये, दूसरी एंट्री ये, और तीसरी एंट्री ये। जब हमें ऑब्जेक्ट की कीज़ और वैल्यूज़ दोनों को एक्सेस करके उसकी एक अरे क्रिएट करना हो तो हम ये यूज़ करते हैं। ठीक है, अब जैसे सपोज यहाँ पर हमने पहले एक ऑब्जेक्ट बनाया और इसको यूज़ करा ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज और ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया, तो इसकी क्या एक एक सेपरेट अरे क्रिएट हो जाएगी। ये एक अरे बन जाएगा, ये एक अरे बन जाएगा, ये भी एक अरे बन जाएगा, और फिर एक पूरी इनकी एक पेरेंट अरे होगी जिसमें ये स्टोर हो जाएगा, जस्ट लाइक दिस। देखो नेम चार्ली एक अरे हो गया है, यहाँ पर स्टेट एज और इसकी एज जो वैल्यू है वो अरे की और वैल्यू दोनों को मिलाकर एक एक अरे बन जाती है। और देखो ये इसका क्लोजिंग ब्रैकेट है और ये इसका स्टार्टिंग ब्रैकेट है, तो ये क्या हो गया इसका ये क्या हो गया उसका मतलब एक पेरेंट अरे हो गया जिसके अंदर मल्टीपल अरेज है, जिसको हम चाइल्ड अरेज भी कह सकते हैं। तो की और वैल्यूज़ की क्या होती है, एक चाइल्ड अरे क्रिएट हो जाती है, और चाइल्ड अरे का एक पेरेंट अरे भी होता है। इज़ दैट क्लियर टू ऑल? और नीचे वाला अगर अपन एग्जांपल देखें तो उसमें भी सेम यही चीज़ बताई गई है कि अगर यहाँ पर अब देखिए जैसे ब्रांड है और मॉडल है, इसका एक अरे हो गया चाइल्ड अरे, इसका भी एक चाइल्ड अरे हो गया, इन दोनों का एक पेरेंट अरे। ये रहा, यहाँ पर एक चाइल्ड है, यहाँ पर भी एक चाइल्ड है, और इन दोनों का एक कंबाइन क्या है, पेरेंट अरे है। पेरेंट अरे दैट मीन्स ये स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ स्टार्ट है, स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ एंड है। आया समझ में? एक और देखो एक एग्जाम्पल। अब यहाँ पर हमने सर्च किया है ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज़। ओके, यहाँ पर एक चीज़ छूट गई है, ब्लैंक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है, वेरिएबल नहीं है। ओके ओके, इन्होंने ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को एक्सेस करके करा है, ठीक है डन। देखो इसमें क्या होगा, हाँ इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज़ है, इसमें क्या करा हमने, ब्लैंक ऑब्जेक्ट पास कर दिया पूरा ही, तो आउटपुट में हमको क्या मिलेगा, ब्लैंक अरे मिलेगी। ये रही यहाँ पर ब्लैंक अरे, क्योंकि उसमें ना तो कोई की है ना ही कोई वैल्यूज़ है। यहाँ पर हम चाहे ना तो यहाँ पर भी डायरेक्टली लिख सकते हैं, जैसे अगर कुछ एंट्रीज लेते हैं जस्ट लाइक ऑब्जेक्ट के, जैसे ये मैथ 90 हो, इसको हमने उठा लेते हैं इस वैल्यूज़ को, ठीक है 90 और 95 एक अरे मिल गया। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे तो ब्लैंक अरे चाहिए, ये आउटपुट ये नहीं रहेगा, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे इसका ब्लैंक अरे चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, इसको जस्ट नीचे चलो मैं ये टाइप कर देती हूँ, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट एंड और क्लोज डन। ठीक है, अब ये क्या रिटर्न करेगा हमको, एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। ये गलत बता रहा है, इसका मतलब कहीं पर सिंटेक्स एरर आई है। ओके आपने वो जो ऑब्जेक्ट के पहले ये वाला ब्रैकेट है क्लोज नहीं हुआ, क्लोज नहीं की। हाँ वही मैं बोल रही हूँ कि कुछ तो छूटा है। ओके डन, ठीक है। तो ये आपको क्या आपको समझ में आया कि यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्ट का या पहले पहले ऑब्जेक्ट बना के और इस तरह से स्टोर करवा के ऑब्जेक्ट का डायरेक्टली नाम दे सकते हो, या फिर पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ही आप पास कर सकते हो इसके अंदर, ये जैसे मैंने पास किया तो भी ये इसका रिजल्ट दे देगा। ठीक है, ये सेम आप तीनों मेथड्स में भी कर सकते हो, और ये चाहो तो आप अलग से बना के पास कर देते हो। अलग से हम इसलिए प्रीफर करते हैं क्योंकि वो खिचड़ी ना बने पूरा एक ही के अंदर। आई होप सो कि ये तीनों मेथड्स क्लियर होगी आपको अब, है ना? इसमें तो कोई डाउट है आप किसी को या फिर नहीं है? थम्स अप दे दो या कुछ बोल दो तो मुझे पता। पायल दीदी, हाँ ये ब्लैंक अरे बनाने का क्या मतलब होता है, मतलब क्यों बनाया जाता है? ये
कुछ नहीं, ये तो सिर्फ ऐसा है कि इनकेस हम जैसे कि कभी डायनेमिकली डेटा स्टोर करवाना है, यहाँ पर नहीं बता रही हूँ। यहाँ पर तो फिर इससे क्या है कि चाहे ऑब्जेक्ट ब्लैंक हो या फिर उसमें क्या है मल्टीपल चीज़ें स्टोर है, उन सभी को हम एक्सेस करने के लिए सिर्फ ये तो एक्सेस करने के मेथड्स है। यहाँ ब्लैंक अरे ब्लैंक ऑब्जेक्ट बनाओ ना बनाओ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट इन प्रोग्रामिंग ब्लैंक ऑब्जेक्ट इसलिए बनाया जाता है कि सपोज़ कोई डेटा है और आपको स्टोर करवाना है उसके अंदर, तो आप पहले ब्लैंक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, उसके बाद फिर डायनेमिकली जब प्रोग्राम रन होता है तब उसके अंदर डेटा फिट करवाते हो, तब उसके अंदर की और वैल्यूज स्टोर करवाते हो। ओके। आया समझ में? हाँ। है ना? जैसे कि रजिस्ट्रेशन करते टाइम आपने एक पर्सन की पूरी इन्फॉर्मेशन ली और आपने उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके उसको रख लिया, नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर एक्सेट्रा एक्सेट्रा की बन के उसकी वैल्यूज बन जाएगी, है ना? अब आगे बढ़ते हैं। सभी को क्लियर है ना यहाँ तक? देखो अब हम आगे के मेथड्स पढ़ते हैं, ताकि क्या हो कि इसमें कितने मेथड्स है, एक दो, ओके चलो इसी वाले में रहने देते हैं। चेकिंग ऑब्जेक्ट्स प्रॉपर्टीज, ये भी उसी फाइल में डालते हैं। किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा है ना ज़्यादा फास्ट चल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी, ऐसा कुछ तो नहीं लग रहा है ना? अरे मैं खुद से बातें नहीं कर रही हूँ। हाँ वही, जवाब दोगे तो पता चलेगा मुझे कुछ। ओके अब देखो नाम से ही पता चल रहा, ऑब्जेक्ट चेकिंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ मतलब कि क्या, ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टीज़ ये एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, इसको चेक करना। ठीक है, तो यह हमें आउटपुट हमेशा इसका ट्रू या फॉल्स में रिजल्ट मिलेगा। जैसे ई फेल्स भी हम चेक करते हैं ना, सिर्फ कि ये है या नहीं है, कंडीशन ट्रू है या नहीं है, उसी तरह से इसके अंदर प्रॉपर्टी है या नहीं है। ठीक है, सपोज यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट लिया नेम और एज, अब हमने यहाँ पर क्या चेक करा है, नेम इन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरह से जैसे चेक किया तो हम पूछ रहे हैं क्या नेम इस ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट है। ऑब्जेक्ट क्या है, ये एक वेरिएबल है जो कि हमने यहाँ बनाया, जो ऑब्जेक्ट है ये बनाया, इसके अंदर पूछ रहे हैं क्या नेम एग्जिस्ट है, तो यस इसका रिजल्ट आएगा ट्रू, क्योंकि है नेम इसके अंदर है। ठीक है, तो ये रिजल्ट आया ट्रू। अब सिटी पूछा, क्या सिटी इसके अंदर है, नहीं है, तो रिजल्ट क्या आया, फॉल्स आया। बस ऐसा है। और इसके अंदर एग्जाम्पल, ये वाली पहले पढ़ा दी मैंने उसमें, ये वाली अब पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल पहले डाल देते हैं। ओके डन। इसमें हमने यहाँ पर पूछा एज इज़ प्रेजेंट इन द पर्सन, अब यहाँ पर हमने पर्सन तो वो बना ही नहीं है। ठीक है, तो इस केस में पता है ये क्या करने वाला है, क्यों एरर शो नहीं करेगा। अच्छा कोई बता सकता है कि ये पर्सन एरर शो क्यों नहीं करेगा, और ये ट्रू फॉल्स रिजल्ट क्यों दे दिया इसने? हमने तो यहाँ पे पर्सन नाम का कोई ऑब्जेक्ट बनाया ही नहीं है, देखो कहाँ है। इसने जो ऊपर है उसको एक्सेस कर लिया होगा। वेरी गुड। कौन बोल रहा है ये? योगिता? मैं योगिता। अच्छा हाँ सही है। देखो इसने क्या किया, हमने ये पर्सन नाम की ऑब्जेक्ट जो है ये कहीं ना कहीं फाइल में बनाया हुआ है, तो ये नहीं देख रहा है कि जस्ट इसके सिर के ऊपर बना हुआ है या नहीं, ये देख रहा है कि क्या ये पर्सन इस पूरी फाइल में एग्जिस्ट है, करता है। यस अगर करता है तो ये वहाँ चेक करके आ रहा है। देखो हम कैसे चेक करेंगे, कंट्रोल F किया, पर्सन, देखो 17 बार यूज़ है पर्सन हमारे इसमें, है ना। अब ये पर्सन पर्सन अलग है, लेकिन एग्जैक्ट इक्वल चाहिए हम, तो हम पता है क्या करते हैं, ये और ये लगा देते हैं, तो ये बता देता है कि इस पर्सन को आपने सिर्फ 5 टाइम्स यूज़ किया हुआ है। ये ना ABCD के हिसाब से भी, अल्फ़ाबेटिकल के हिसाब से भी कंपेयर करता है। हम स्मॉल और कैपिटल यूज़ करते हैं ना, तो ये वाला स्ट्रिक्ट चेक करता है, और अगर हम दोनों चेक करवाना चाहते हैं तो हम पूरा मतलब से एज इट इज़ यही वर्ड चाहिए तो हम दोनों को सिलेक्ट कर देंगे बस और एंटर कर देंगे, तो ये एज इट इज़ बता देगा। देखो अब 2 बार पर्सन तो हमने अभी यूज़ कर दिया नेम, और तीसरी बार इसको ऊपर यूज़ किया हुआ है, ये रही ऑब्जेक्ट बना हुआ। ठीक है, तो इसने यहाँ चेक करा, नेम एज सिटी बनी हुई है, इसने यहाँ आके चेक करा। अब मैं इसको नीचे भी बना देती हूँ, पर इसको थोड़ा सा चेंज कर दूँगी। ओके डन। यहाँ आए, पर्सन की जगह मैंने इसको बना दिया RRR। ये इसलिए किया है ताकि आप नेक्स्ट टाइम जब इस फाइल को देखिए तो ऊपर ढूंढते ना रह जाए, फिर बोलो कि मैम पर्सन नाम का तो ऑब्जेक्ट बना ही नहीं था, आप पता नहीं कैसे एक्सेस हो गया। सो अब यहाँ पर देखो एड्रेस और एज
दो एक्सेस कर रहे हैं, एज इज प्रेजेंट, यस, तो रिजल्ट ट्रू। एड्रेस इज प्रेजेंट, नो, एड्रेस इज नॉट प्रेजेंट, सो रिजल्ट इज फॉल्स। आई थिंक ये भी सबको समझ में आ गया होगा क्योंकि नाम से ही समझ में आ रही है मेथड तो, है ना। अब थर्ड मतलब सेकेंड प्रॉपर्टी हैज़ ऑफ प्रॉपर्टी। अरे इसकी एक और आती है, ठीक है, ट्राई करते हैं। अब ये जो पर्सन हम चेक करवा रहे हैं इसके अंदर से ये ट्रिपल आर है ना, तो ये ट्रिपल आर पे ही चेक कर लेगा, क्यों बार बार बनाया हम, यहीं पर चेक करवा देते हैं। ओके डन। देखो ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टी को चेक करने के दो तरीके थे, ठीक है। एक तो ऑब्जेक्ट इन वाली मेथड देख ली हमने यहाँ पर कि हमने स्ट्रिंग टाइप लिख दिया और पूछ लिया कि क्या ये इस पर प्रेजेंट है, यस और नो, ठीक है। अब ये एक प्रॉपर्टी होती है, डायरेक्टली ऑब्जेक्ट का नाम लिखो और डॉट लगा के हैज़ ऑफ प्रॉपर्टी, ये एक मेथड है जिसके थ्रू हम डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। वही चीज़ कर रहा है सेम ये भी कि इसके अंदर ये की प्रेजेंट है या फिर नहीं है। इसके अंदर भी हमने ये चेक किया क्या ये की प्रेजेंट है या नहीं है। रिजल्ट दोनों के सेम होंगे, ट्रू फॉल्स, बस चेक भी यही कर रहे हैं, बस तरीका अलग अलग है। दो मेथड्स है, दोनों मेथड से हम एक ही चीज़ कर रहे हैं। आया समझ में? हाँ। है ना, सेम एज इट मैम इज। एक बार आप फिर से रिपीट कर दो। जैसे कि दो मेथड्स दिए इसने, एक है हैज़ ऑफ प्रॉपर्टी और दूसरी है इन वाली मेथड, ठीक है। इसमें भी हमने पर्टिकुलर की का नाम देते हैं और पूछते हैं कि क्या इस ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट है, अगर है तो ट्रू रिजल्ट, नहीं है तो फॉल्स रिजल्ट। और इसमें हम क्या करते हैं, पहले ऑब्जेक्ट का नेम लिखते हैं, डॉट लगा के पहले मेथड लिखते हैं और फिर इसके अंदर पास करते हैं कि क्या ये की इस ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट है, यस है तो रिजल्ट इज ट्रू, और अगर नहीं है, सपोज एड्रेस इज नॉट प्रेजेंट इन दिस ऑब्जेक्ट, सो रिजल्ट क्या हो जाएगा, इसका फॉल्स हो जाएगा। इज दैट क्लियर नाउ? दोनों प्रॉपर्टीज काम एक ही कर रही है, बस दो अलग अलग मेथड्स बना दिए कि इससे भी आप कर सकते हो और इससे भी कर सकते हो। जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के डिफरेंट तरीके हैं, वैसे ही प्रॉपर्टीज चेक करने के इसके दो मेथड्स दिए। क्या समझ में आया? हाँ। ओके गीतिका, आप आया समझ में आपको भी? यस मैम आ गया वो। ओके सो 2 मिनट्स, गिव मी 2 मिनट्स। ना आपको ये जो क्लोन वाली है इसका नाम मर्जिंग नहीं कह सकते, वैसे क्लोन वाली ही है सारी। क्लोन मतलब होता है किसी के डुप्लीकेट चीज़ें क्रिएट करना, ठीक है। जो चीज़ एज इट इज़ प्रेजेंट है उसको एज इट इज़ रिट्राइव कर लेना। सपोज हम जब गिटहब पे कोई प्रोजेक्ट डालते हैं ना, हम क्या, कोई भी अगर गिटहब पे प्रोजेक्ट डालता है और उसको अगर कोई भी प्रोजेक्ट कोई भी पर्सन लेना चाहता है, सपोज गीतिका ने प्रोजेक्ट डाला है गिटहब पर और योगिता चाहती है कि मुझे वो प्रोजेक्ट चाहिए, तो योगिता क्या करेगी, गीतिका के गिटहब की प्रोफाइल पर जाके उस प्रोजेक्ट को क्लोन कर लेगी। क्लोन कर लेगी मतलब डाउनलोड कर लेगी, अपने इसमें क्लोन कर लेगी। समझ में आया? तो एक ही प्रोजेक्ट दो लोगों के पास हो गया। गीतिका के पास तो था ही था, लेकिन योगिता ने भी अपने पास क्लोन कर लिया सेम एज इट इज़ प्रोजेक्ट, तो कॉपी हो गया वो एक तरह से, ठीक है। कॉपी मतलब होता है कि इधर से लिया और इधर रखा, लेकिन क्लोन मतलब होता है कि वो क्लाउड पर था या फिर कहीं पे था। मतलब क्लोन मतलब ये है सिंपल सा कि उसका कुछ भी चेंजेस नहीं है, जो था एज इट इज़ हमने हमारे पास भी वापस से ले लिया, ठीक है। अब जस्ट सपोज एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर क्लोनिंग ऑब्जेक्ट्स की, ठीक है। सपोज यहाँ पर गए हम, शैलो कॉपी का नाम मतलब यही होता है कि जो है जैसा है वैसा ही कॉपी उसके उसका एज इट इज़ हमको मिल जाए। अब जैसे यहाँ पर एक ओरिजिनल अरे बनाई है हमने ए और बी, ठीक है, दिख रहा है ए और बी दो की है। अब इसको एक्सेस करा हमने ऑब्जेक्ट डॉट असाइन मेथड। अब यहाँ पर हमने क्या किया, देखो ये कर्ली ब्रेसेस ब्लैंक है और ये इसके पैरामीटर है।
दो पैरामीटर है, एक पैरामीटर ब्लैंक ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं और दूसरा पैरामीटर वो ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं जिसका हमको क्लोन बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट डॉट असाइन मेथड है, इसकी हेल्प से हम क्या करें, क्लोनिंग कर रहे हैं। अब हमें ओरिजिनल मेथड्स का एक शेलो कॉपी बना के क्लोन वाले में स्टोर करना है। तो हमने क्या किया, ब्लैंक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, सेकेंड पैरामीटर में पास किया उस ऑब्जेक्ट का नाम जो ऑब्जेक्ट हमको बनाना है, ठीक है। अब इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, सेम एज इट इज़ ऑब्जेक्ट मिल जाएगा हमको, दिख रहा है। जो ऑब्जेक्ट इसके पास था ओरिजिनल वाले वेरिएबल के पास, अब वो क्लोन वाले वेरिएबल के पास भी आ गया है। ये हमने यहाँ पर कंसोल किया, इसलिए यहाँ पर आउटपुट दिख रहा है। क्या ये ये समझ में? वेरिएबल तो किसी भी नाम से क्रिएट कर सकते हैं ना, हाँ हाँ मतलब क्लोन हाँ तो हाँ वो है। हाँ, वो तो एग्जाम्पल है उसका, वो तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे सेकेंड हमने यहाँ पे जो अरे बनाई, सॉरी ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ पर इसका ओरिजिनल 2 बनाया, ठीक है, और इसको हमने क्लोन 2 नाम दे दिया। आप चाहो तो कुछ भी नाम दे दो, इसका कोई वो नहीं है। बस यहाँ पर पैरामीटर हमेशा ब्लैंक ऑब्जेक्ट पास करना है और दूसरा पैरामीटर वो ऑब्जेक्ट पास करना है जिसका हमको कॉपी करना है, ठीक है, जिसको हमको क्लोन करना है। और वो क्लोन होके जो रिजल्ट आएगा वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अब इस वेरिएबल को हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, हम चाहे तो इफ एल्स कंडीशन लगा के उसको यूज़ करें, चाहे तो ऐसे यूज़ करें। अभी हमने यहाँ पर क्या करा, कंसोल करा इसको, तो आउटपुट आपको यहाँ पर मिल जाएगा कंसोल पर, ये आ गया, शेलो कॉपी बन गई इसकी भी। आई थिंक समझ में आया ये सभी को, हाँ है ना। अब ये जो है ये स्ट्रक्चर्ड क्लॉन वाला, ये भी एज इट इज़ सेम है, इसमें भी ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं। बस डिफरेंस क्या हो रहा है, मेथड, जैसे कि आपको मैंने एक बार बताया था कि जब ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं तो उसमें हम और भी जैसे राइटेबल, इन्यूमरेबल, इस तरह से और भी उसको डिस्क्राइब करते हैं ना, है ना। जैसे ऑब्जेक्ट की कोई हाँ कीज़ है, उसकी वैल्यूज़ को चेंज करना, तो उस टाइम पर जो हम डिस्क्रिप्टिव प्रॉपर्टीज़ भी लिखते हैं वो भी एज इट इज़ शेलो कॉपी बन जाती है इसके अंदर, क्लोन 3 के अंदर। सब सॉरी क्लोन 3 के अंदर मतलब कि नए वेरिएबल के अंदर जो हम कॉपी कर रहे हैं उस तरह से हो जाएगा। जो ऑपरेटर है ये मैंने नहीं पढ़ाया है, इसको मैं अभी हटा रही हूँ। स्प्रेड ऑपरेटर ये पढ़ाना बाकी है। सो डीप क्लोन में मैं यहाँ पर ऑपरेटर मुझसे लग गया है क्या? ओके, ये स्प्रेड ऑपरेटर ही दे दिया इन्होंने, गलती से मैंने वही पेस्ट कर दिया इसको। ओके डन। देखो यहाँ पर 2-3 एग्जांपल्स डाले मैंने, इसको यहाँ पर भी डाल देते हैं। और यहाँ पर भी डालना है, कहाँ डालना है, यहाँ पर। ओके डन। ओके देखो यहाँ पर हमने क्या किया है, कॉपी करने के लिए सबसे पहले इस वाली को कॉपी किया है, ओरिजिनल 3 आपको पता है स्ट्रक्चर्ड क्लोन से भी क्या होता है, डीप क्लोन होता है, सेम एज इट इज़ रिजल्ट वही मिलने वाला आपको, हमको नहीं दिखेगा क्योंकि हमने उसमें इन्यूमरेबल और ये सब नहीं बनाएंगे। मतलब आपको ना इसकी ज़रूरत बहुत रेयर केस में पढ़ने वाली है मेथड्स की। बस पता है इंटरव्यू में क्या होता है, कई बार बस पूछ लेते हैं इन केस, और अगर नहीं पूछते तो अच्छा है, लेकिन अगर पूछते तो आपके पास बस पता हो कि हाँ आपको ये मेथड्स पता है और इसकी हेल्प से आप क्लोन कर सकते हो ऑब्जेक्ट्स को, बस इतना है, याद रखना है अभी तो। क्योंकि इनका अभी तक हमने इतने प्रोजेक्ट्स बनाए उसमें तो अभी तक तो यूज़ नहीं हुआ है इन मेथड्स का, कहीं पर भी यूज़ नहीं हुआ है कि ऑब्जेक्ट्स को हम क्लोन कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट्स की वैल्यूज़ को रिट्राइव ज़रूर करते हैं बट क्लोन करना अभी तक यूज़ नहीं किया गया है, ठीक है। तो आपको इन केस पता रहे इसलिए ये मेथड्स बताइए। आउटपुट समझ में आया कि एज इट इज़ जो अरे थी ना, सॉरी ऑब्जेक्ट था ना, एज इट इज़ ऑब्जेक्ट्स बस क्लोन कर रहा है वो, ये जो भी हमने जितने भी ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर लिए हैं उनको बस क्लोन कर करके बता दिया इसने। अब यहाँ पता है ये ओरिजिनल 1 को कॉपी कर रहा है क्योंकि ओरिजिनल 1 हमने ऊपर बनाई है, उसको कॉपी करके इसने बता दिया, ऊपर ये बनी ना यहाँ पर ये इसको कॉपी किया इसने, तो देखो इसलिए रिजल्ट भी A1 B1 मिला, B2 मिला है क्योंकि हमने ओरिजिनल 1 की कॉपी बनाई है यहाँ पर नीचे। ओके आई थिंक ये सबको समझ में आया होगा क्योंकि कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉपर्टी नहीं है कि ना समझ में आए, ठीक है। आई थिंक ये सब छोड़ दो, नहीं ज़रूरत पड़ेगी इनकी भी।
कंपेयरिंग में देखते हैं। ओके, इसमें इसके एग्जांपल्स थोड़े अच्छे उठाते हैं। देखो, हम अभी तक जितने भी ऑपरेटर्स पढ़े उसको थोड़ा सा साइड में रखते हुए इसको अगर देखें तो ये एक कंपैरिजन ऑपरेटर है। जिस तरह से हमने ट्रिपल इक्वल्स टू में हमने दो वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर किया था, उसी तरह से यहाँ पर वैल्यूज़ को ये कंपेयर कर रहा है। ऑब्जेक्ट इज मेथड इसमें क्या कर रहा है, जैसे हमने दो पैरामीटर्स दिया है, इन दोनों पैरामीटर्स क्या होती है, वैल्यूज़ होती है वैल्यू 1 और वैल्यू 2। तो वैल्यू 1 हमने अगर नन दिया है, तो अगर सेकेंड भी नन है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। अरे यार कहाँ चले गया, हाँ ठीक है, ट्रू है ये, और ये इक्वल नहीं है इसलिए फॉल्स रिजल्ट। ये दोनों एग्जैक्ट इक्वल है इसलिए ट्रू रिजल्ट, ये दोनों एग्जैक्ट इक्वल है इसलिए ट्रू रिजल्ट। इसके रिजल्ट्स अगर आप यहाँ देखना चाहो तो यहाँ देख सकते हो। ठीक है, ट्रू फॉल्स आ चुका है। समझ में आया सभी को? हम इसके सेकेंड वाले मेथड को भी देख लेते हैं, कंपैरिजन वाले को, स्ट्रिंगिफाई। यहाँ मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगी कि स्ट्रिंगिफाई क्या होता है। देखो, इसमें भी कर क्या रहा है, स्ट्रिंगिफाई मतलब ये होता है कि जैसे कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये जेसन में नहीं है। जेसन दैट मीन्स ये होता है ये जो ऑब्जेक्ट है, अगर इसको मैं जेसन में बनाती हूँ, एग्जांपल देखती हूँ ना, इसको अगर जेसन बनाते हैं, लेट ओ पी जे इक्वल्स टू ओके, इसको जेसन बनाने के लिए सिर्फ हमें इतना सा करना है। ये जो की और वैल्यू है दोनों में क्या होता है, डबल इन्वर्टेड कोमा होता है। आया समझ में? जेसन में ये चीज़ होती है कि की और वैल्यू दोनों ही क्या होती है, यहाँ पर जेसन ऑब्जेक्ट, इसको बोलते हैं हम जेसन ऑब्जेक्ट। बस इनफ इतना। ये हमारा एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट है जो कि हम क्रिएट करते हैं, और ये हमारा क्या है, एक जेसन ऑब्जेक्ट है जो हमने नीचे बनाया है। अब ये जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये जो इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके और फिर कंपेयर कर रहा है, क्या ये एग्जैक्ट इक्वल है जैसे ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी, क्या ये एग्जैक्ट इक्वल है। अगर ये एग्जैक्ट इक्वल है तो आउटपुट ट्रू, अगर एग्जैक्ट इक्वल नहीं है तो आउटपुट फॉल्स। अभी यहाँ पे ट्रू आया है क्योंकि हमको सामने ही दिख रहा है कि दोनों ही एग्जैक्ट इक्वल है। ठीक है, अगर हम इसको 25 की जगह 26 करते हैं और इसको फिर कंपेयर करते हैं, अब रिजल्ट क्या आया, फॉल्स आया। क्यों आया, क्योंकि एग्जैक्ट इक्वल अब नहीं है। ठीक है, आया समझ में? अब सपोज यहाँ पर जो सेकेंड वाला एग्जाम्पल है, ओके देखो, सेकेंड वाले एग्जाम्पल में हमने क्या करा, इसमें डायरेक्टली ऑब्जेक्ट ही पास कर दिया। यहाँ पर नहीं लिखा कि ऑब्जेक्ट बी को कंपेयर करना है, हमने ऑब्जेक्ट ए को इस वैल्यू से कंपेयर किया। क्या ये एग्जैक्ट इक्वल है, यस एग्जैक्ट इक्वल है, इसलिए आउटपुट क्या आ रहा है, इसका ट्रू आ जाएगा। ठीक है, ये फॉल्स इस पहले वाले का और दूसरे वाले का ट्रू। आया समझ में? हाँ। है ना? ओके, सो आई थिंक कंपैरिजन मेथड्स भी इतनी इनफ है बताने के लिए। अगर और भी एग्जांपल चाहिए तो मैं ये नहीं, वही एग्जांपल है एग्जैक्ट 1 2 1 2, बार बार बताने से कोई मतलब नहीं है उस चीज़ को। हम मेरे हिसाब से आज की क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं। अगर मुझे कुछ लगा कि ऑब्जेक्ट्स की और मेथड्स जो है काम आने वाली होगी और अगर पढ़ाना चाहिए तो मैं कल बता दूंगी, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ। आप पढ़ोगे तो साल भर तक भी पढ़ सकते हो बैठ के, लेकिन हमें वही पढ़ना होगा जो कि हमारे यूज़ में आएगा। अगर हम बहुत ज़्यादा पढ़ने बैठ गए तो हम आगे का नहीं पढ़ पाएंगे और आप जावास्क्रिप्ट ही पढ़ते रह जाओगे साल भर तक, है ना? तो एक तो स्किल का एक सिलेबस है, उसको तो मुझे फॉलो करना ही होता है, लेकिन मैं हमेशा उससे बियॉन्ड ही चल जाती हूँ, मतलब जितना होता है उसके बाहर जाके ही पढ़ा के आ जाती हूँ। तो अभी मैं देखती हूँ कल तक कि अगर मुझे कुछ लगी मेथड्स तो मैं बता दूंगी, वरना इसके बाद हम जावास्क्रिप्ट के कुछ और ऐसे छोटे टॉपिक्स है जो कि बताना बाकी है, जैसे डेट टाइम और सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, ये सब बताना बाकी है। ये सब बताऊंगी मैं। इसके बाद फिर अगर मुझे कुछ और लगा तो ठीक है, नहीं तो फिर हम डॉम पर जंप हो जाएंगे, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जिसके बारे में
मैं बात कर रही थी, और इसी की हेल्प से हम यूआई को पूरा एक्सेस भी करेंगे। फिर वो index.html वगैरह फाइल बना के पूरा प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट हो जाएगा। और तब तक कि आप ये जितना भी पढ़ाया है इसके लॉजिक्स पे काम करो, क्योंकि यही लॉजिक्स काम आएंगे आपको फ्रंट एंड में आपस में इंटरेक्ट करवाने के लिए, कि रजिस्ट्रेशन किया है तो डेटा कैसे जाएगा, क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू हैंडल करेंगे। तो इसलिए जितने अभी तक लॉजिक्स पढ़ाए हैं उनको प्रैक्टिस करते रहना, और अगर कोई दिक्कत आती है तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ भी सकते हो, बट एफर्ट्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि पढ़ाई नहीं और फिर सोच रहे हो कि मैम वापस पढ़ा देंगे, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। डाउट्स क्लियर करना एक अलग चीज़ होती है, डबल पढ़ाना अलग चीज़ होती है ना। तो डाउट्स के लिए वेलकम है, मैं मना पायल नहीं दीदी, करूँगी। हाँ ये डोम भी जावास्क्रिप्ट में ही आएगा? हाँ, कुछ लोग इसको जावास्क्रिप्ट का पार्ट समझते हैं और कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि डॉम एक सेपरेट टॉपिक है। क्योंकि देखो, डॉम अपने आप में खुद से अकेला कुछ नहीं कर सकता, उसके लिए उसको जावास्क्रिप्ट यूज़ करना ही पड़ेगी, है ना। ओके। तो कह सकते हैं कि मतलब डॉम जो है एक तरह से पार्ट ही है जावास्क्रिप्ट का। मतलब वो भी हमारा फ्रंट एंड का ही पार्ट रहेगा ऐसा? हाँ, यस यस यस, फ्रंट एंड का ही पार्ट है। आप ये कह सकते हो कि फ्रंट एंड की जो एलिमेंट्स है उसको एक्सेस करने के लिए फील्ड्स रहती है ना, फील्ड्स वगैरह की वैल्यूज़ को एक्सेस करने के लिए हमको डॉम की नीड होती है। विदाउट डॉम हम फील्ड्स को एक्सेस कर ही नहीं सकते। ओके। ठीक है, जैसे जावास्क्रिप्ट से फंक्शन तो लिख दिया, फंक्शन में क्या करें, खाली बैठे बैठे बैकएंड में फंक्शन बनाएंगे, फ्रंट एंड से कैसे उसको अटैच करें। तो उसके लिए कहीं ना कहीं डॉम की नीड होती है, कि बटन प्रेस होगा तो ऐसा परफॉर्म होगा, तो ऐसा रिप्लाई आएगा, ये सब चीज़ों के लिए डॉम चाहिए हम। ठीक है, तो हम और डिस्कस करेंगे इस मतलब इस बारे में तो और अच्छे से डेप्थ में जब डॉम स्टार्ट करूँगी, सब बताऊँगी मैं जिस। आज की क्लास में तो सभी को समझ में आया ना। हाँ। ठीक है, आज की क्लास मेरी तरफ से ओवर हो चुकी है। अगर आपको कोई भी डाउट हो कल पूछ सकते हो, और मोहित, अंकित, गीतिका, जिसका ये पिछला अभी तक जो भी छूटा है ना, ये सब कवर कर लेना, क्योंकि पास इनफ टाइम है, आज का भी पूरा दिन है। ठीक है, और आज के भी मैं रिकॉर्डिंग भी दे दूँगी, फाइल्स भी दे दूँगी, नोट्स भी दे दूँगी, हर बार की तरह जो भी आपको सफिशिएंट लगे कि आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हो आप करो। और रही बात मोहित आपकी, तो अभी मोहित आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, तो आप कम से कम एटलीस्ट रिकॉर्डिंग और नोट्स देख लो, कम से कम 1 से 2 बार नोट्स पढ़ लो, कोड देखोगे कैसे क्या हो रहा है, तो आपको माइंड में कुछ तो जाएगा। क्योंकि प्रैक्टिस अगर नहीं कर पा रहे हो, टाइम नहीं दे पा रहे हो, तो कम से कम ये तो करो आप, तो आपको छूटेगा नहीं, है ना। मोहित, आप यहाँ पर हो? ओके, ठीक है, आप सभी जा सकते हैं, आज की क्लास और हो चुकी है ना।